हमेशा अच्छे रिलेशन रहे हैं। मेरे फैमिली को उम्मीद थी कि कॉलेज का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मेरी सगाई उससे कर दी जाएगी, लेकिन मैं उसे सिर्फ अपना भाई मानती हूँ। मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा पहले से ही एक प्रेमी है और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन जब उसे यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने दादा से कहकर हमारे फैमिली पर दबाव डलवाया। हमारा फैमिली उनसे डरता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से हमारे फैमिलियों के रिश्ते खराब हों। बाद में उसने एक समझौता करने का तरीका निकाला। उसने कहा कि अगर मेरा प्रेमी उसे लड़ाई में हरा देता है तो वह मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने सुना कि आज सुबह तुमने बबलू को एक मुक्के में 7-8 मीटर दूर गिरा दिया, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरी ढाल बनो। यह कहते हुए रिया ने अपनी आंखों को झपकाया और आशा भरी नजरों से अयान की ओर देखा। एक खूबसूरत लड़की की रिक्वेस्ट सुनकर शायद ही कोई लड़का इनकार कर सकता था, लेकिन अयान जानता था कि उसने बबलू को हराया था वो उसकी अपनी ताकत से नहीं, वो तो महान आत्मा विदुरदेव की वजह से हुआ था। अब महान आत्मा विदुरदेव कुछ नहीं कर सकते थे। अगर उसे अश्वगंधा और रेशी मशरूम जैसे अनमोल जड़ी बूटियां नहीं मिलती तो वह नहीं जागेगा। अयान ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हारा बचपन का दोस्त लड़ाई में बहुत अच्छा है? हाँ, रिया ने बिना झिझके सिर हिला दिया। क्या वह बबलू से भी ज्यादा ताकतवर है? रिया ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, अगर तुम 10 बबलू को भी जोड़ दो तब भी शायद मुश्किल से उसके बराबर आओगे। अयान यह सुनकर सन्न रह गया। बबलू स्टेट मार्शल आर्ट टीम का मेन प्लेयर था, लखनऊ नंबर 1। स्कूल की तो छोड़ो, पूरे लखनऊ इलाके में शायद ही कोई स्टूडेंट उसे हरा सकता था। अगर रिया का बचपन का दोस्त उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है तो वह तो किसी सुपर फाइटर जैसा होगा, बिना महान आत्मा विदुरदेव की मदद के। अगर उसने मुकाबला करने की कोशिश भी की तो जरूर ही उसकी हार होगी। अयान की हिचकिचाहट देखकर रिया खुशी से बोली, अयान, मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी बात कह रही हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ेगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। मेरा पूरा जीवन दुख में बीत जाएगा, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। जल्दबाजी में रिया ने सीधे अयान का हाथ पकड़ लिया। अयान को उसके मुलायम और चिकने हाथ की गर्माहट महसूस हुई। अचानक उसने देखा कि रिया की आंखों में आंसू आ गए थे, वह रो रही थी। इस समय अयान ने अपनी हार मान ली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जीत की गारंटी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, बस तुम्हारी मदद के लिए तैयार होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रिया ने खुशी से कहा। ओह ठीक है। उसे अचानक कुछ याद आ गया और उसने आगे कहा, स्टूडेंट अयान, मैंने सुना है कि आपका फैमिली बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अयान के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने से डरती थी। उसका लहजा सतर्क था और वह समय समय पर अयान के हाव भाव पर ध्यान देने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाती थी। अयान ने जब ये शब्द सुने तो वह हैरान रह गया। वह नेचुरली जानता था कि रिया की मदद से क्या मतलब है। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो लोग उसे मुफ्तखोर समझ सकते हैं, लेकिन शरीर को मजबूत करने वाली दवा के लिए जरूरी सामान के बारे में सोचते हुए वह ज्यादा परवाह नहीं कर सका। फ्यूचर में रिया को यह पैसा लौटाने का तरीका ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्टूडेंट रिया, क्या यह नंबर ठीक है? अयान ने उसकी ओर उंगली बढ़ाई। 1 लाख? कोई प्रॉब्लम नहीं, रिया मुस्कुराई। यह सुनकर अयान ने एक गहरी सांस ली। वह बस केवल 10,000 कहना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया इस रकम को 100 गुना बढ़ा देगी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि रिया के लिए 1 लाख और 100 रुपया में कोई खास फर्क ही नहीं था। यह बिल्कुल किसी अमीर राजकुमारी जैसी थी। म्यूजिक क्लास में थोड़ी देर बाद अयान सदमे से उबर गया। बार बार प्रूव करने के बाद कि रिया मजाक नहीं कर रही थी, अयान बहुत खुश हुआ। अगर उसके पास 10 लाख होते तो महान आत्मा विदुरदेव ने जिन प्राकृतिक संसाधनों के खजाने की बात कही थी, उन्हें खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर वह अपने शरीर को मजबूत करता और महान आत्मा विदुरदेव की मदद लेता तो शायद रिया के खतरनाक बचपन के दोस्त का सामना करने का उसके पास एक मौका हो सकता था। यह सोचकर उसने रिया से कहा, स्टूडेंट रिया,
चिंता मत करो, मैं अभी बहुत ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन आपकी आज़ादी और आपके लाइफ की खुशी के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं यह मुकाबला ज़रूर जीतूंगा। अयान की आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन उसके लहजे की मजबूती ने रिया की खूबसूरत आंखों में एक अलग चमक ला दी। स्टूडेंट अयान, मैं बाद में आपके बैंक कार्ड में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दूंगी। कल शनिवार को छुट्टी होगी। रेसिंग मुकाबले के लिए मैं अपने ड्राइवर को सुबह आपको लेने के लिए भेज दूंगी। जैसे ही रिया ने यह कहा, उसकी ठंडी और दूर रहने वाली भावनाएं अचानक गायब हो गईं। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान उभर आई। उस मुस्कान को देखकर अयान के दिल का सबसे नाजुक हिस्सा जैसे किसी हल्की हवा से छू गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे 10 मील दूर से आती हुई वसंत की हवा उसे सहला रही हो और उसके दिमाग में अनायास एक कविता गूंज उठी। एक मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा तो हजारों चेहरे फीके पड़ गए। ओह ठीक है, फ्यूचर में मुझे क्लासमेट रिया मत कहो, बस रिया कहो और मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। रिया यह कहकर चुपचाप चली गई, लेकिन बहुत देर तक अयान बस वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में बार बार वही खूबसूरत मुस्कान घूम रही थी। अपने जीवन में पहली बार उसे अंदर तक हिलाने वाली भावना महसूस हुई और उसी समय उसने अपने दिल में कसम खाई, अब से मैं इस लड़की की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। स्कूल के बाद अयान बिना किसी देरी के स्कूल के पास की एक मेडिसिन की शॉप पर पहुंचा। अभी अभी उसे अपने मोबाइल पर एक मैसेज आया था। उसके बैंक खाते में सच में 1 लाख रुपए आ चुके थे। जैसा कि कहते हैं, पैसा इंसान का खुद पर विश्वास बढ़ा देता है। अयान भी अब अपने दिल में पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद कठोर हकीकत ने उसे झटका दे दिया। जिन औषधीय दुकानों पर वह गया था, वहां न तो 1000 साल पुरानी अश्वगंधा थी और न ही 100 साल पुरानी संजीवनी थी। दवा की दुकान के मालिक ने उसे बताया कि इस तरह के अनमोल खजाने केवल बबलुआमी में ही मिल सकते हैं और हाल के वर्षों में उनकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि 1 लाख में भी उन्हें खरीदना नामुमकिन है। निराश होकर अयान को समझौता करना पड़ा। उसने दवा की दुकान से कुछ ह्यूमनस के द्वारा उगाई गई अश्वगंधा और रेशी मशरूम खरीद ली। इसके बावजूद उसने 7-8 हजार खर्च कर दिए, जिससे उसके पास सिर्फ कुछ हजार ही बचे। घर लौटने के बाद अयान ने मन ही मन कहा, महान आत्मा विदुरदेव, जल्दी से बाहर आओ, मेरे पास तो ये सारे खजाने हैं जो तुम्हें चाहिए। अगले ही पल महान आत्मा विदुरदेव की आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी, अयान, तुम्हें यह कचरा कहां से मिला? इसकी शक्ति इतनी कमजोर है कि जमीन पर गिरा कोई देवता भी इसे उठाने का कष्ट नहीं उठाएगा। महान आत्मा विदुरदेव, इतनी बारीकी मत दिखाओ, यह सबसे अच्छा हर्बल प्रोडक्ट है जो मुझे अभी मिल सकती है। अयान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ, इन चीजों से बस किसी तरह शरीर को मजबूत करने वाली गोली बनाई जा सकती है। जैसे ही महान आत्मा विदुरदेव की आवाज खत्म हुई, एक सिंपल कांस्य कड़ाही अचानक हवा में आ गई। ये कोई मजबूत चीज नहीं थी, पर कुछ धुंधली और रहस्यमयी लग रही थी। इसके तुरंत बाद कमरे में रखी औषधीय सामग्री जैसे किसी इनविजिबल हाथ द्वारा कांस्य कड़ाही में फेंकी जाने लगी। फिर कड़ाही के नीचे एक सुनहरी लौ जल उठी जो बहुत चमकीली और तेज थी। महान आत्मा विदुरदेव, यह क्या है? तुम मेरा घर तो नहीं जलाओगे? अयान घबराकर चिल्लाया। कुछ दूरी पर खड़ा होने के बावजूद उसे इतनी गर्मी महसूस हो रही थी जैसे वह किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा हो। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। हाँ, ये 9 ड्रैगन्स ट्राइपॉड है। ये तीनों लोगों में सबसे पावरफुल मैजिक इंस्ट्रूमेंट में से एक है। ये दुनिया की हर चीज को अच्छा और आसान बना सकता है। हालांकि ये मेरी मैजिकल पावर का एक सरल रूप है, महान आत्मा विदुरदेव ने समझाया। कुछ मिनट बाद 9 ड्रैगन्स कड़ाही की सुनहरी लौ अचानक बुझ गई। फिर उसके अंदर से एक चमचमाती सुनहरी गोली निकली और सीधे अयान के हाथों में आ गिरी। गोली से ताजा खुशबू आ रही थी, जिससे शरीर में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। अयान, ये बॉडी टेम्परिंग पिल है। अगर तुम इसे जल्दी से खा लो तो यह तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूत करने और शरीर को फिर से बनाने का चमत्कारी असर डालेगी। महान आत्मा विदुरदेव की आवाज उसके कानों में गूंजी। अयान ने बिना कोई समय गंवाए गोली निगल ली।
जैसे ही गोली उसके पेट में पहुंची, उसने महसूस किया कि एक जलती हुई गर्म लहर पूरे शरीर में दौड़ने लगी। यह गर्मी धीरे धीरे उसके निचले पेट में इकट्ठा होने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब अयान पूरी तरह से होश में आया तो सुबह के 5 बज चुके थे। उसने पाया कि उसका शरीर चिपचिपा हो चुका था और उस पर एक काले रंग की गंदगी की परत जमी थी। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। लेकिन जब वह शीशे के सामने खड़ा होकर अपने शरीर को पोंछने लगा तो उसने देखा कि उसका पहले का दुबला पतला शरीर अब दिखने वाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। उसके पेट पर 6 पैक एब्स उभर आए थे और कमर के पास मरमेड लाइंस भी दिख रही थीं। वह अब किसी मेल मॉडल की तरह लग रहा था। यहां तक कि उसका चेहरा भी पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। क्या यह सब बॉडी टेम्परिंग पिल का असर है? अयान ने खुद से कहा। उसने जिज्ञासा में अपनी मुट्ठी को जोर से खींचा। अचानक हवा में एक तेज धड़ाम की आवाज आई। उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियों में एक विस्फोटक ताकत आ चुकी थी। वह खुद को खुशी से रोक नहीं सका। अब उसे उस रिंग मुकाबले के लिए और भी ज्यादा खुद पर विश्वास महसूस हो रहा था। लेकिन तभी महान आत्मा विदुरदेव की आवाज फिर से आई। अयान, ज्यादा खुश मत हो। तुम अभी सिर्फ अमृता की साधना के पहले लेवल पर पहुंचे हो। यह तो बस शुरुआत है। अमृता की साधना, यह क्या होता है? अयान ने जिज्ञासा से पूछा। इसके बाद महान आत्मा विदुरदेव ने उसे समझाया कि अमृता की साधना एक बहुत लंबी यात्रा है। इसे ऊर्जा साधना, नींव निर्माण, ऊर्जा केंद्र का बनना और आत्मिक शिशु जैसे कई लेवल में बांटा गया है। हर लेवल को 9 परतों में बांटा गया है। अमृता की साधना का फर्स्ट लेवल बस एक शुरुआती पड़ाव था। यह एक साधारण इंसान से कहीं बेहतर था। फिर भी इस पर घमंड करने लायक कुछ नहीं था। इसके बाद महान आत्मा विदुरदेव ने फिर कहा, अयान, अब मैं तुम्हें 4 आत्माओं की दिव्य कला सिखाता हूं। ये 4 दिशाओं के 4 प्राचीन शक्तिशाली जीव से जुड़ी है। पूरब में हरा अजगर, पश्चिम में सफेद बाघ, दक्षिण में लाल पक्षी, उत्तर में काला कछुआ। हरा अजगर जीवन और मृत्यु का मालिक है। सफेद बाघ युद्ध और शक्ति का मालिक है। लाल पक्षी चतुराई और चालाकी का मालिक है। काला कछुआ रक्षा और धैर्य का मालिक है। 4 आत्माएं 4 अलग अलग शक्तियों के मार्ग को दिखाती हैं। अब यह तुम्हारी समझ पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी शक्ति तुम सबसे पहले सीख सकते हो। अगले ही पल अयान को लगा कि बहुत सी सूचनाएं और ज्ञान उसके दिमाग में भरने लगे। उसी समय उसने महसूस किया कि उसके शरीर में 4 अलग अलग शक्तियां उमड़ने लगीं। हरा अजगर, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काला कछुआ। अचानक अयान ने महसूस किया कि मारने की ताकत उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी थी। इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में एक बड़ा सफेद बाघ का भूत दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। वह इतना सजीव लग रहा था कि यहाँ तक कि उसके शरीर के बाल भी साफ दिखाई दे रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सफेद बाघ की आंखें किसी सम्राट की तरह लग रही थीं, जैसे वह पूरी दुनिया को देख रहा हो, उसे जीत रहा हो और गुस्से में उसे निगल रहा हो। अचानक सफेद बाघ ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से पहाड़ और नदियां कांप उठे। सूरज और चांद भी जैसे हिल गए। अयान को महसूस हुआ कि उसका दिमाग हिल गया। वह एक बहुत ही गहरे अनुभव से गुजर रहा था, जैसे कोई पवित्र शक्ति उसे बदल रही हो। उस समय सुबह का समय था। फिर भी अचानक पश्चिमी आकाश में 7 तारे चमकने लगे। ऐसा लगा जैसे दुनिया की 7 इनविजिबल पावर अयान के शरीर में प्रवेश कर रही थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इन्हीं 7 सितारों के साथ जन्मा हो और उन सितारों की रोशनी से एक खास तरह का रिश्ता जुड़ रहा हो। यह नजारा देखकर अमर पीढ़ी से संबंध रखने वाले महान आत्मा विदुरदेव पहली बार शॉक्ड हो गए। वे हैरानी से बोले, पश्चिमी सफेद बाघ के 7 सितारे हैं। अयान ने पहली बार 4 आत्माओं की दिव्य कला की प्रैक्टिस की है और उसने सीधा 9 स्वर्ग के ऊपर मौजूद सितारों की शक्ति को हिला दिया। यह तो कमाल की बात है। हजारों वर्षों में कोई भी मेहनत करने वाला इतनी तेजी से इतनी बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सका। क्या यह पॉसिबल? जाओ अयान एक अनोखी प्रतिभा है। समय का पता नहीं चला कि कितना बीत गया, लेकिन फिर अयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं।
अब उसकी आंखें किसी नंगी तलवार की तरह तेज और धारदार लग रही थीं। उसने अपनी एक उंगली चटकाई और बगल की दीवार पर हल्का सा मुक्का मारा। मजबूत दीवार मानो सोया से बनी पनीर की तरह टूट गई और उसमें एक साफ छेद बन गया। दीवार में बने छेद को देखकर अयान का मुंह खुला रह गया। वह इतना हैरान था कि अगर चाहता तो शायद एक अंडा निगल सकता था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, क्या ये सच में मैंने किया? हाँ, अयान। महान आत्मा विदुरदेव हंसते हुए बोले, सफेद बाघ सोने का प्रतीक है और यह मुख्य रूप से मारने की शक्ति का मालिक है। अगर तुमने कोई हमला किया तो इसका असर जबरदस्त ही होगा। इसी समय दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। फिर बाहर से एक मधुर आवाज आई, अयान, क्या तुम घर पर हो? अयान ने आवाज सुनी और अचानक चौंक गया। रिया। कल ही उसने कहा था कि ड्राइवर उसे लेने आएगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह खुद यहां आ जाएगी। डर था कि रिया इंतजार न करे, इसलिए अयान भागकर दरवाजे तक गया और दरवाजा खोल दिया। आह! अगले ही पल रिया ने एक तेज आश्चर्य से चीख मारी। फिर उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हकलाते हुए कहा, अयान, तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हो? अयान यह सुनकर एकदम दंग रह गया। फिर अचानक उसे याद आया कि नहाने के बाद उसने अपने कपड़े बदलने के बारे में सोचा ही नहीं। अरे नहीं! उसने तुरंत घबरा कर कहा, अरे रिया, गलत मत समझो, मैं कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं हूं, मैं अब भी कपड़े पहन लेता हूं। 3 मिनट बाद अयान साफ कपड़े पहनकर वापस आया और रिया के सामने खड़ा हो गया। अब उसने देखा कि आज रिया ने स्कूल की ड्रेस नहीं पहनी थी, बल्कि उसने झील के बबलुए रंग की एक सुंदर लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी नेकलाइन का डिजाइन सीधा साधा और सुंदर था, लेकिन जहां से उसकी सफेद त्वचा दिख रही थी, वहां से उसकी नाजुक खूबसूरती झलक रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि कोई भी उसे बार बार देखने से नहीं थक सकता था। शायद इसलिए कि उसने अभी अभी अयान का बिना कपड़ों वाला शरीर देख लिया था, इसलिए अब उसका चेहरा हल्के गुलाबी रंग में बदल चुका था। उसकी सुंदर गर्दन तक हल्की लाली फैल गई थी, जैसे मार्च में खिले आड़ू के फूल होते हैं। अयान यह सुंदर दृश्य देखकर एकदम शॉक्ड रह गया। वह एक लकड़ी के आदमी की तरह वहीं खड़ा रह गया। दूसरी तरफ रिया ने भी अयान की सीधी निगाहों को महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर तेज गर्मी महसूस हो रही हो। उसकी खूबसूरत आंखें झुक गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां देखे। अपने नेचुरल ब्यूटी की वजह से रिया हमेशा लोगों के ध्यान का केंद्र रहती थी, लेकिन जो बात अजीब थी वो यह कि अयान की निगाहें उन बाकी लड़कों की तरह लालची या गंदी नहीं थीं, बल्कि उसकी नजरों में एक ईमानदारी थी। और शायद इसीलिए उसे अयान की नजरों से कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। रिया ने अचानक बड़बड़ाते हुए कहा, तुम कब देखना चाहते हो? रिंग कंपटीशन जल्द ही आने वाली है। हालांकि यह एक शिकायत थी, लेकिन उसके आवाज में एक चुलबुलापन था। अयान को उम्मीद नहीं थी कि रिया, जो हमेशा बाहरी लोगों के लिए ठंडी और सीरियस रहती थी, उसका ऐसा रूप भी होगा। उसकी अनजाने में दिखाई दी मासूमियत और कोमल भावनाएं किसी को भी उसमें खो जाने पर मजबूर कर सकती थीं। अयान ने हल्की खांसी की, अजीब माहौल को तोड़ने के लिए। फिर जल्दी से कहा, रिया, चलो अब चलते हैं। ठीक है। रिया ने सिर हिलाया। फिर अचानक शक से पूछा, अरे अयान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से कुछ अलग दिख रहे हो? क्या फर्क है? अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। जैसे ही रिया ने यह कहा, उसके गाल लाल हो गए। वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि मानो खून निकल आएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसने एक लड़की की झिझक को छोड़ दिया और ऐसे शब्द कह दिए जो सामान्य स्थिति में शायद वह न कहती। लेकिन अयान जानता था कि यह सब बॉडी टेम्परिंग पिल का असर था। इसके तुरंत बाद दोनों नीचे आए और देखा कि 5 लाख से ज्यादा की कीमत वाली बेंटले कार इमारत के सामने खड़ी थी। रिया ने कार का गेट खोला और अयान के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और कहा, अयान, मेरे बचपन के दोस्त का नाम चिराग है। चिराग की फैमिली मार्शल आर्ट में माहिर है और उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। चिराग बचपन से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है
वह पहले से ही 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तुम सावधान रहना। गोत्र लेवल का मार्शल आर्टिस्ट? रिया की बात सुनकर अयान ने अनजाने में दोहराया। तुम्हें नहीं पता? रिया ने चौंक कर कहा। मार्शल आर्टिस्ट को 9 रैंकों में बांटा गया है। हर बार जब कोई एक रैंक ऊपर जाता है तो उसकी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। हमारे स्कूल का बबलू, जो स्टेट मार्शल आर्ट टीम का मेंबर है, वह भी ज्यादा से ज्यादा 2nd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तुमने एक ही मुक्के में उसे हरा दिया और तुम्हें यह भी नहीं पता? अयान ने हल्की सी मुस्कान दी। महान आत्मा विदुरदेव ने उसे सिर्फ अमृता की साधना के बारे में बताया था, जिसमें ऊर्जा साधना, नींव निर्माण, ऊर्जा केंद्र बनाने जैसे चरण होते हैं, लेकिन उसने कभी 9 मार्शल आर्ट रैंकों के बारे में नहीं सुना था। खैर, रिया जिस चिराग की बात कर रही थी वह जरूर ही एक खतरनाक मुकाबला करने वाला था। इस समय रिया की आंखों में हल्की चिंता दिखी। उसने आगे कहा, अयान, चिराग घमंडी, गुस्सैल और बहुत हमलावर है, और क्योंकि तुम मेरी तरफ से रिंग में जा रहे हो, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम टिक नहीं सकते तो ज्यादा जोखिम मत उठाना। आधे घंटे बाद बेंटले कार उत्तर प्रदेश के बाहरी इलाके में एक मार्शल आर्ट हॉल के सामने रुकी। कार से बाहर निकलने के बाद रिया ने धीरे से कहा, अयान, चिराग को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों बस टेम्पररी कपल है और तुम्हें मैंने बुलाया है। वहां मेरे फैमिली के लोग भी होंगे। हमें एक कपल की तरह दिखना होगा। कोई गलती मत करना। यह कहने के बाद रिया की खूबसूरत आंखों में हल्की सी झिझक थी। फिर जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो, उसने धीरे से अयान का हाथ पकड़ लिया और अपना आधा शरीर उसके करीब कर लिया। उनके बीच सिर्फ कपड़े की एक परत थी, लेकिन अयान को उसकी कोमलता साफ महसूस हो रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसे ऐसा खास अनुभव मिलेगा। लखनऊ नंबर 1। मिडिल स्कूल में हर लड़के का सपना जिस लड़की को लेकर होता है, वह अभी अयान के बहुत करीब थी। अयान रिया के शरीर की हल्की खुशबू भी महसूस कर सकता था। वह खुशबू बार बार उसकी नाक में तैर रही थी। दोनों इस करीबी पल में मार्शल आर्ट हॉल के अंदर चले गए। मार्शल आर्ट हॉल का इलाका बहुत बड़ा था, 500 वर्ग मीटर से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन आज यह साफ कर दिया गया था। हॉल के बीच में एक बड़ा 15 गुणा 15 मीटर का अखाड़ा था और रिंग के ठीक बीच में एक अकेला आदमी खड़ा था, जिससे नजर हटाना मुश्किल था। वह लगभग 20 साल का था। उसने काली समुराई वर्दी पहनी थी। उसकी भौहें तिरछी तलवार जैसी थीं, आंखें पतली और नुकीली काली थीं, होंठ पतले और हल्के। उसका चेहरा तीखा था। शरीर लंबा और पतला था, लेकिन कमजोर नहीं, बहुत मजबूत और हेल्थी था। उसकी पीठ इतनी सीधी थी जैसे कोई भाला खड़ा हो। वह शांत, अकेला, लेकिन घमंडी और हमलावर दिखता था। वह अकेला होते हुए भी पूरे माहौल में अपना प्रभाव छोड़ रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी, वह थी उसकी आंखों में जलती हुई आग। जैसे ही उसने अयान को रिया का हाथ पकड़कर अंदर आते देखा, उसके अंदर से एक ठंडी, खतरनाक एनर्जी उठने लगी। उसकी नजरें इतनी भयानक थीं जैसे कोई तलवार म्यान से बाहर आ गई हो। अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया हो। हवा में इनविजिबल बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। अगर यहाँ कोई कमजोर दिल का आदमी होता तो वह डर के मारे सीधे बेहोश हो जाता। इसमें कोई शक नहीं था, अयान के सामने खड़ा यह काला योद्धा ही उसका असली दुश्मन था। चिराग, केवल वही अयान से इतनी नफरत कर सकता था। इस समय चिराग रिंग के बीच में खड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊपर से देखने के अंदाज में कहा, हाँ बच्चे, तुम रिया के प्रेमी हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर अभी पीछे हट जाओगे तो मैं दया करके तुम्हें थोड़ा जीवन बख्श सकता हूं। अयान ने भौहें उठाई, छाती चौड़ी की और जवाब दिया, बड़ी बड़ी बातें मत करो। प्राचीन काल से आर्ट और युद्ध में कोई दूसरा नंबर नहीं होता। जीत और हार तो लड़ाई के बाद ही तय होती है। चिराग हंसा और बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे टकरा रहे हो। अगर तुम खुद ही अपनी मौत को बुला रहे हो तो मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। जैसे ही उसने कहा, चिराग के शरीर में हलचल हुई। उसके पूरे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां हिलने लगीं। दरर दरर की आवाजें आने लगीं, जैसे किसी जंजीर को खींचा जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर बिजली कड़क रही हो।
इस समय उसकी हड्डियां एक लंबे अजगर की तरह सीधी हो गई थीं। उसकी गर्दन से लेकर रीढ़, टेलबोन, घुटनों और टखनों तक हर हड्डी एक लय में हिल रही थी। फटने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ये बहुत तेज है। यह दृश्य देखकर रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें सुई की तरह सिकुड़ गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, यह कैसे पॉसिबल है? तुम सिर्फ आधा साल पहले ही 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बने थे। इतने कम समय में 5th लेवल तक कैसे पहुंच गए? अब रिया की आंखों में निराशा थी। उसका शरीर हल्का कांप रहा था, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसने अपने बगल में खड़े अयान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अयान, मुझे नहीं पता था कि चिराग पहले ही 5th लेवल तक पहुंच चुका है। उसकी ताकत अब बहुत ज्यादा है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमें हार मान लेनी चाहिए। हार मान लो। अयान ने रिया के शब्द सुने, लेकिन उसकी काली आंखों में एक तेज आग जल उठी। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और एक एक शब्द जोर से कहा, रिया, मेरे डिक्शनरी में हार मानना जैसा कोई वर्ड नहीं है। उसकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि किसी को भी हिला सकती थी। उनकी आवाज बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन यह ऊंची, सुरीली और ताकतवर है, जिसमें एक साफ शक्ति है। रिंग पर जब फैन ने यह सब कहा, उसे सुनकर चिराग के चेहरे पर तिरस्कार आ गया। उसने ताना मारते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह बदबूदार लड़का कितना लंबा और मोटा है। जब वह मर जाएगा तो क्या वह मेरे सामने होने का दिखावा करने की हिम्मत करेगा? बेवकूफ बनने का ड्रामा तो नहीं कर सकता, लेकिन खतरनाक बनने का ड्रामा जरूर कर सकता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकतवर कौन है। जैसे ही उसने कहा, चिराग ने अपनी लोहे की मुट्ठी जोर से पटकी और हवा में एक जबरदस्त धमाका हुआ जो पूरी ताकत से भरा था। इस समय रिया ने अपनी खूबसूरत आंखों में घबराहट के साथ अयान को समझाया, अयान, तुम नहीं जानते कि 5वें रैंक का मार्शल आर्टिस्ट एक बड़ी लिमिट होती है। जिनकी काबिलियत कमजोर होती है वे अपनी पूरी जिंदगी में 4थे रैंक तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन एक बार जब ये मुश्किल पार हो जाती है तो ताकत आसमान छूने लगती है। शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं और गरजने लगती हैं। और चिराग मार्शल आर्ट की कला सीख रहा है जो ताकत में सबसे आगे है। यहाँ तक कि वह अपने मुक्के से पत्थर में भी दरार डाल सकता है। उत्तर प्रदेश की नई जनरेशन में वे सब बहुत ही काबिल हैं। रिया को लगा कि अयान उसकी बातें सुनकर डर जाएगा, लेकिन अयान ने रिया की ओर देखा और थोड़ा सीरियस होकर बोला, रिया, एक आदमी का वादा सबसे बड़ी दौलत होती है। जब मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वह आगे बढ़ गया। बॉडी टेम्परिंग पिल लेने के बाद अयान अब पूरी तरह बदल चुका था। रिंग के सामने 3 मीटर तक चलते हुए वह अचानक रुक गया। उसने अपने दाहिने पैर को जमीन पर जोर से पटका और उसके काउंटर शॉक की ताकत से वह सीधे रिंग पर कूद गया। पूरा मूवमेंट एक ही झटके में पूरा हुआ, जिससे स्टेज के नीचे हलचल मच गई। दूसरी तरफ चिराग ने इसे सीरियस नहीं लिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई, जैसे कोई जहरीला सांप हो। वह अयान को घूरते हुए ठंडे आवाज में बोला, बेटा, मैं गारंटी देता हूं कि इस अखाड़े में आना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला है। क्या तुम जानते हो मुझे चिराग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरी मुट्ठी आसमान को भी तोड़ सकती है। आखिरी शब्दों के साथ चिराग की आवाज गरज उठी। अखाड़े में उसकी ताकत का जोरदार असर महसूस होने लगा, लेकिन अयान जरा भी नहीं डरा। वह अब भी पूरे आत्मविश्वास से भरा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग, लड़ाई शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो कि गायें आसमान में क्यों उड़ रही हैं? क्यों? चिराग ये सुनकर हैरान रह गया और अनजाने में ही बोल पड़ा, क्योंकि तुम जमीन के नीचे उड़ रहे हो। मुट्ठी आसमान को तोड़ती है। हाँ, मेरी राय में तुम बस एक ऐसे आदमी हो जो गाय की खाल को फाड़ सकता है। अयान ने मजाक किया। उसकी आवाज मजाक से भरी हुई थी। बदबूदार लड़के, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। चिराग का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। जिस नाम पर उसे हमेशा सबसे ज्यादा गर्व था, अब अयान ने उसी का मजाक बना दिया था, जिससे वह और भी भड़क उठा। चिराग ने मार्शल आर्ट की जिस कला का अभ्यास किया था,
वह बेहद ताकतवर और शक्तिशाली थी, क्योंकि मार्शल आर्ट वास्तविक युद्ध पर जोर देता है, हिंसक रूप से घटता और बढ़ता है। इसकी मारने की क्षमता बहुत ज्यादा है और यह हर समय लोगों को मार डालेगी। इसलिए प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है कि बाजी एक लड़ाई नहीं है और जब आप लड़ते हैं तो आपको खून देखना चाहिए। इस समय चिराग, जिसकी आंखें गुस्से में लाल थीं, दहाड़ते हुए बोला, लड़के, मेरे लिए मरो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया। वो एक खींचे हुए धनुष की तरह आगे बढ़ा, जैसे गड़गड़ाहट हो रही हो, और उसने अपनी मुट्ठी से अयान के चेहरे पर वार किया। इस मुक्के में चिराग का राक्षस जैसा गुस्सा था। वह रिया को कई सालों से जानता था, लेकिन उसने कभी उसका हाथ भी नहीं छुआ। इसलिए जब अयान ने मार्शल आर्ट हॉल में रिया का पतला हाथ पकड़ लिया, तो चिराग ने पहले ही तय कर लिया था कि अयान को खत्म कर देना है। लेकिन ये सब देखकर भी अयान जरा भी नहीं घबराया। वो अपने हाथ जोड़े खड़ा था, जैसे कोई गुरु हो। महान अमर आत्मा विदुरदेव कर ताकतवर सहारे के बिना अयान इतना विश्वास से कैसे बोल रहा है? लेकिन जब तक महान अमर आत्मा विदुरदेव मदद करता है और चिराग सिर्फ एक सामान्य लड़ाकू है, वो अयान का मुकाबला कैसे कर सकता है? यह सोचकर अयान ने अपने दिल में चुपचाप कहा, महान अमर आत्मा विदुरदेव, जैसे आपने बबलू को हराने में मेरी मदद की थी, वैसे ही इस बार भी जल्दी करो। मुझे थोड़ी ताकत उधार दो, लाखों में एक ताकत जो किसी के पास नहीं हो। पर हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल महान अमर आत्मा विदुरदेव ने साफ मना कर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत उधार नहीं देंगे। क्या? यह सुनकर अयान चौंक गया, लेकिन तब तक चिराग की लोहे जैसी मुट्ठी उस पर आ चुकी थी और अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो लोहे की मुट्ठी बेहद डरावनी थी। अगर वो सीधे लगती तो आम इंसान तो क्या, स्टील की प्लेट भी चीर देती। उस पल लाचार अयान बस अपने शरीर को नीचे झुका सकता था और मुक्के से बचने के लिए एक बेहद भद्दी चाल का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन उसकी पीठ फिर भी चिराग की मुट्ठी से रगड़ खा गई और तेज दर्द ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी। वार नाकाम होने के बाद चिराग ने अयान को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और उसकी लोहे की मुट्ठियां एक तूफान की तरह उस पर बरसने लगीं। बिल्कुल बेबस होकर अयान बस बाएं दाएं झुकता रहा, बार बार जान बचाता रहा। कई बार वो चिराग के सीधे वार से बाल बाल बचा। ये देखकर रिंग के नीचे खड़ी रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और अयान को देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। एक पल की झिझक के बाद वह जोर से चिल्लाई, अयान, पागल मत बनो, जल्दी हार मान लो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। यह सुनते ही चिराग ने अयान की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, हार मानने के सपने मत देखो। उस लड़की ने मुझे चिराग जैसा नाम दिया और अब मैं उसे पूरी तरह मिटा दूंगा। इतना कहने के बाद उसके हमले और भी तेज और खतरनाक हो गए। अब साफ दिख रहा था कि वो अयान को जान से मार देना चाहता है। इस समय अयान बुरी तरह हिल रहा था और खुद को बचाने में लगा था। उसने अपने मन में चुपचाप महान अमर आत्मा विदुरदेव को कोसा, तुम इस जरूरी वक्त पर मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अचानक एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो महान अमर आत्मा विदुरदेव की थी। अयान, अगर मैं तुम्हें अभी ताकत दे भी दूं तो तुम दुश्मन को हरा सकते हो, लेकिन फिर आगे क्या? तुम अपनी जिंदगी में कभी मेरे बिना नहीं रह पाओगे। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें और रुकावटें आती हैं। अगर तुम उन्हें खुद पार नहीं करोगे तो जीत का कोई मतलब नहीं है। यह सुनते ही अयान जैसे जाग गया, जैसे उसे कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। उसने चुपचाप खुद से कहा, हाँ, अगर मैं हर बार विदुरदेव पर ही भरोसा करूं तो मैं भी एक कठपुतली बन जाऊंगा और एक चलता फिरता मरा हुआ इंसान हो जाऊंगा। अब मुझे अपने सामने खड़े चिराग को अपनी ताकत से हराना होगा। मैं अब वो कमजोर नहीं हूं जो पहले था। मेरा दोबारा जन्म हुआ है। मैंने सफेद बाघ की ताकत को समझ लिया है। अब मैं डरता नहीं। एक पल के लिए अयान की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इस समय चिराग ने ताना मारा, बदबूदार लड़के, तू कायरों की तरह कब तक छुपता रहेगा? क्या तू मुझसे एक मर्द की तरह लड़ने की हिम्मत नहीं रखता? अयान ने दांत पिसते हुए जवाब दिया, जैसा तुम चाहो, आ जाओ।
इस बार मैं नहीं छुपूंगा। उसका पूरा हाव भाव बदल गया था, जैसे कोई सोया हुआ अजगर जाग गया हो। चिराग ने यह देखा तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अचानक उसने अपने कंधे झटके से घुमाए और उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा, जैसे आसमान को फाड़ दे और जमीन को चीर दे। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां भी खड़खड़ाने लगीं, जिससे माहौल डरावना हो गया। यह मार्शल आर्ट का मुख्य हत्यारा है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद दुश्मन या तो मर जाएगा या विकलांग हो जाएगा। क्या? यह दृश्य देखकर रिंग के नीचे रिया ने एक चीख निकाली, अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और आने वाले दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सकी। लेकिन इस समय अयान ने अचानक एक बहुत तेज ताकत की चमक दिखाई। सफेद बाघ दुनिया को हराने आया है। अयान ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी और वह गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। हवा में बस उसकी एक छाया रह गई। इतनी तेजी से यह कैसे हो सकता है? अयान के शरीर में हुए बदलाव को देखकर चिराग की आंखें सुई जैसी सिकुड़ गईं। उसके दिल में हलचल मच गई। इतने सालों की लड़ाइयों के अनुभव से उसे तुरंत एक जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ। उसने खुद को बचाने के लिए मुट्ठियां कसनी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धम! अगले ही पल अयान की लोहे जैसी मुट्ठी, जो सफेद बाघ की ताकत से भरी थी, सीधे चिराग के सीने पर मार दिया। चटाक! एक ही पल में चिराग की छाती अंदर धंस गई। पता नहीं कितनी हड्डियां टूटीं। उसके मुंह से खून निकल आया और वो एक टूटी हुई पतंग की तरह 10 मीटर दूर जा गिरा, सीधे रिंग के बाहर। यह पहली बार था जब अयान ने रिंग में खुद फैल की थी। और चिराग 5th रैंक का मार्शल फाइटर था और वह पहले किसी से भी नहीं हारा था। वह एक ही पंच में बेहोश हो गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गया। एक पंच, एक वार और सीधा नॉकआउट। मार्शल आर्ट हॉल का पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। बस रिंग पर अयान की भारी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। जब चिराग ने अपनी 8 ध्रुवों वाली मार्शल आर्ट की एक स्पेशल चाल चल चुका था, उस वक्त अयान की हालत बहुत नाजुक थी। हालांकि उसने बॉडी मजबूत करने वाली दवा ली थी और वो अब पहले जैसा नहीं रहा था, फिर भी अगर वो सीधा सामने वार खा लेता तो या तो बहुत बुरी तरह घायल होता या फिर जान भी जा सकती थी। लेकिन आखिरी पल में अयान ने अपने अंदर की डर की दीवार तोड़ दी, सफेद बाघ की ताकत को बाहर निकाला और सब कुछ पलट दिया। मार्शल आर्ट को सबसे ताकतवर माना जाता है, पर अयान की यह ताकत, जिसे 4 आत्माओं से हासिल किया गया है, वह अमृता की साधना करने वाली विद्या है और ये किसी भी आम मार्शल आर्ट से कहीं आगे की चीज है। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, अयान को खुद में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसे पता था कि उसने अभी तक सफेद बाघ की ताकत को पूरी तरह से समझा नहीं है, इसलिए इतनी थकावट होना तय था। रिंग के नीचे रिया ने अपना खूबसूरत चेहरा हाथों से ढक रखा था, लेकिन उसने अपनी उंगलियों के बीच से देखा और रिंग में अयान को गर्व से खड़े पाया। और चिराग किसी मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था और अपना होश खो चुका था। हे भगवान! रिया ने बिना सोचे चिल्ला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत खुश थी। अयान, तुम जीत गए। तुमने सच में चिराग को हरा दिया। उसकी आवाज में हैरानी थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी थी। इस रिंग मैच में अयान की जीत का मतलब था कि उसने अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपनी आजादी वापस पा ली थी और चिराग अब उसे फिर से परेशान नहीं करेगा। इसी समय मार्शल आर्ट हॉल के कोने में शेर की दहाड़ जैसी आवाज आई, मास्टर! इसके तुरंत बाद 40 के आसपास का एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से निकला और चिराग की ओर चल पड़ा। वो झुककर उसकी नाक के पास गया। जब उसे चिराग की सांस चलती महसूस हुई तो उसने चैन की सांस ली। उसे पता चल गया कि चिराग की जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब उसने चिराग की धंसी हुई छाती देखी तो उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया। इतनी गहरी चोट! भले ही वह इलाज के लिए किसी नामी डॉक्टर को बुलाने में ढेर सारा पैसा भी खर्च कर दे, फिर भी शायद चिराग को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी ना कर सके, यानी सब खत्म। चिराग को कम उम्र में ही 5वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बना दिया गया था। वो अपनी फैमिली का सबसे होशियार बच्चा था।
और पूरा फैमिली उससे उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन अब ये उम्मीद अयान ने पूरी तरह तोड़ दी थी। अचानक उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऊपर देखा और रिंग पर खड़े अयान को घूरते हुए उसकी तरफ गुस्से से भरी आंखों से देखा। उसकी आंखों में आग थी। वो गुस्से से कांपते हुए दहाड़ा, बदबूदार लड़के, तूने मेरे छोटे मालिक को चोट पहुंचाई। आज मैं तुझे यहीं मार डालूंगा, तेरे खून से इस जगह को रंग दूंगा। उसकी धमकी सुनकर रिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो डर के मारे चिल्लाई, अयान भागो, ये भूपेंद्र है जो एक तेंदुए की तरह शक्तिशाली है। चिराग के फैमिली के लोग इसे बहुत मानते हैं। ये 7